नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो अभी विज्ञप्ति निकली हुई है पीजीटी की पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। उसमें ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है और किस प्रकार का पैटर्न है, कितनी सीट्स है, उनसे रिलेटेड आपको जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको बताते चले कि इस वीडियो के बाद हम कई पार्ट्स में ज्योग्राफी पीजीटी से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड करेंगे जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर आधारित होंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर अपडेट्स यूपी पीजीटी ज्योग्राफी से रिलेटेड आप इस पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप कहां से जाएंगे। तो आप पहले गूगल पे टाइप करेंगे UPSESSB, ठीक है। जैसे आप टाइप करेंगे आपको सर्च करके आ जाएगा ये यूपी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे आएंगे आप यहाँ पे जाएंगे, ऊपर सेक्शन में देखे होंगे एग्जामिनेशन लिखा हुआ, तो एग्जामिनेशन में सिलेबस पीजीटी सबसे नीचे चले जाएंगे और वहां से आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकेंगे। अब सिलेबस में डाउनलोड करके आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कैसा दिया हुआ है। तो आपको बताते चले जो ज्योग्राफी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट से जो है प्रश्न आते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक पार्ट करके देख लेंगे। तो जो पहला पार्ट आता है वो भूगोल से रिलेटेड है, भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र को लेकर के है। तो आपको बताता चले कि भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के अंतर्गत भूगोल विषय संबंधी विभिन्न विद्वानों की अवधारणा हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हेटनर, डेविस, विडाल डी लाप्लास, कार्ल सावर, पीटर हैगेट, विलियम बोंगी, हार्वे एवं स्मिथ। इसी तरह से जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं वो है नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद एवं पर्यावरणीय कारकवाद या पारिस्थितिकी तंत्र। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी जो जितने भी विद्वान दिए हुए हैं इनके द्वारा जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से जो भूगोल की हैं उनको आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना कि ये किन देशों से है और किस प्रकार के इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, इनको आपको याद रखना है क्रमबद्ध तरीके से। तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूपटल का निर्माण या भूमंडल का निर्माण, उसके अलावा खनिज एवं चट्टाने, भू संचलन, ज्वालामुखी एवं भूकंप, आद्यतन सिद्धांत, वलन एवं भ्रंशन उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियां, उसके अलावा अपर्दन चक्र एवं उनकी भूआकृति छापें, भूमिगत जल, वायु, समुद्र एवं हिमनद के कार्य एवं उनसे संबंधित स्थलाकृतियां। तो इसमें आपको पूरा डिटेल में याद रखना है कि जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे कितना दाब है, कितना ताप है, तापमान बढ़ने पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, दाब बढ़ने पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनको आपको याद रखना है। कैसे खनिज जो है चट्टानें रूपांतरित हो रही हैं, तो कौन सी चट्टान किसमें रूपांतरित होगी, ज्वालामुखी से एवं उनसे जो निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनको याद रखना है, भूकंप के जो स्केल्स हैं उनको याद रखना है। तो इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं एवं जो कई प्रकार के जो कारक हैं जिनसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, चाहे वो अपरदनात्मक हो या निक्षेपणात्मक हो, तो उसके अंतर्गत आपको भूमिगत जल, वायु, समुद्र एवं हिमनद से संबंधित जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको आपको क्रमबद्ध तरीके से याद करना होगा। इसके अलावा जो आपको है वो है वायुमंडल की संरचना। तो एटमॉस्फेयर पोर्शन से पूछा रहा है कि सूर्यातप एवं ताप बजट, तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, तापमान विलोम की दशाएं, वायुदाब पेटियां एवं पवन, वायुदाब पेटियों का खिसकाव एवं उनका प्रभाव, आर्द्रता एवं वर्षण के प्रकार, बादलों के प्रकार एवं स्वरूप, शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इनके अंतर्गत भी उत्पत्ति उनकी कैसे होती है, गतिविधि कैसी होती है एवं मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पढ़ना है। उसके अलावा कोपेन एवं थार्डमेट का जो है विश्व जलवायु का वर्गीकरण पढ़ना है। तो आपका ये सिलेबस में। उसके अलावा जलमंडल के अंतर्गत महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल भित्तियां, उत्पत्ति, वितरण एवं पर्यावरणीय महत्व, तो इनको पढ़ना है। इसके बाद जैवमंडल के अंतर्गत बायोस्फीयर के अंतर्गत वनस्पतियों के प्रकार एवं विश्व वितरण,
सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व, वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक विविधता एवं उसका पारिस्थितिकी महत्व, निर्वनीकरण की समस्या एवं वन संरक्षण। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद मानव भूगोल के अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंध, पुरापाषाण काल, नवपाषाण युग, मानव पर्यावरण अंतर संबंध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, उसके अंतर्गत कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति एवं सूचना क्रांति, जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव और जननांकी मॉडल। जननांकी मॉडल के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या समस्या के प्रारूप। भौतिक जो उसके बाद आता है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, संसाधनों का विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण, संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, जल, मिट्टी, खनिज ऊर्जा, उपयोग जन्य समस्याएं एवं संरक्षण, मानव संसाधन संरक्षण, कृषिगत भूमि का उपयोग, खाद्यान्न उत्पादन एवं उनका क्षेत्रीय स्वरूप। और जो खाद्यान्न है उनको देख लेते हैं। तो जिनको पढ़ना है वो है गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़। इनको आपको पढ़ना कि विश्व में इनका वितरण कहाँ है, उत्पादन कैसा है। इसी तरह से विश्व के वृहद कृषि प्रदेशों को पढ़ना है, विश्व के औद्योगिक प्रतिरूप और उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, उनके कारण, औद्योगिक अवस्थितियों के प्रमुख सिद्धांत, उसके अंतर्गत न्यूनतम लागत सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत प्रमुख व्यापारिक प्रखंड, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, वायुपत्तन एवं बंदरगाह। और आर्थिक भूगोल का देखिए काफी बड़ा सिलेबस, उसको आपको कवर करना है। इसी तरह से प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत विकसित, विकासशील एवं संक्रमण देशों की अवधारणा एवं प्रत्येक की विशेषताओं का विवेचन करना है। और निम्न प्रदेशों के प्राकृतिक स्वरूप, कौन कौन से प्रदेश हैं उनको देख लेना है। तो उनका प्राकृतिक स्वरूप, जनसंख्या संसाधन के आधार एवं उनके विकास का अध्ययन। तो जो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ना है वो पढ़ना है आंग्ल अमेरिका का, यूरोपीय समुदाय का, रूस, चीन, जापान व दक्षिणी पूर्वी एशिया। इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। तो भारत का भूगोल के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है भारत का प्राकृतिक स्वरूप। उसके अंतर्गत उच्चावच, जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति एवं मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, एल नीनो एवं ला नीना प्रभाव, सूखा एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्र, संसाधन आधार, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, सिंचाई, जल विद्युत, बहुउद्देशीय योजनाएं। आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत आपको देखना है कृषि खाद्यान्न उत्पादन, नगदी फसलें, कृषि की अद्यतन प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास, भारत की औद्योगिक नीति, आधारभूत उद्योगों के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से आधारभूत उद्योग पढ़ने हैं, उसके अंतर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम का उत्पादन, वितरण, प्रतिरूप एवं उत्पादन प्रवृत्ति, अवस्थापना का विकास एवं समस्याएं। उसके बाद आपको पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का प्रादेशिक स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि परक समस्याएं, आर्थिक विकास का प्रादेशिक स्वरूप। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना है। और इसी के बेस पे आपको उत्तर प्रदेश के जो अशासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर आप ये पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जा सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो रिटन एग्जाम होना है वो 425 अंकों का होना है और 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 125 प्रश्नों में जो एक प्रश्न का जो मूल्य है वो है 3.4 अंकों का। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि तदर्थ शिक्षक जो हैं, एडहॉक टीचर्स हैं, उनको वेटेज दिया गया है। तो 35 अंकों का उनको अधिकतम वेटेज दिया गया है। फिर भी आप पूरी तरह से इस पे अगर तैयारी करते हैं और रिटन एग्जाम में आप हाई स्कोर करते हैं, ज्यादा नंबर लाते हैं, तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटरव्यू क्या है, 50 अंकों का है और 25 अंकों का वेटेज है। तो वेटेज के अंतर्गत आपको, अगर आप बीएड हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप एमएड है तब भी आपके 5 अंक हैं। उसके अलावा आपको, अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पोर्ट्स का कोई वो है कोटा है तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो 25 अंकों के अतिरिक्त अंक हैं, उनको जो है आपके अलग जो
योग्यता है उस पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको रिटन में ही ज्यादातर स्कोर करना है, जिससे कि आप जो है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्शन ले सकें। तो आपको ये कंफर्म मालूम है कि यूपी पीजीटी बीएड नहीं मांगता है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मतलब परास्नातक डिग्री है किसी विषय में, तो आप उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है उसकी आप तैयारी कैसे करें, और पुराने पेपर्स की मदद की सहायता से हम उसके ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी कैंडिडेट ज्योग्राफी के हैं और तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, तो वो ज्ञानधारा चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उससे जुड़ के जो भी अपडेट्स रेगुलर दी जा रही, प्रयास किया जाएगा कि एक एक टॉपिक को पूरा कवर किया जाए। पहले प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जाएगा, उसके बाद जो है पूरे टॉपिक बाय टॉपिक जो है पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। धन्यवाद।